नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। भारत कल विधिवत रूप से G20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। इस अवसर पर देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन, 100 स्मारकों पर G20 के प्रतीक चिन्ह के साथ रोशनी की जाएगी। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान कल 19 जिलों की 89 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय खेल और साहसिक खेल पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, उत्सव और मेले संस्कृति को मजबूत करने के साथ अर्थव्यवस्था को भी गतिशक्ति प्रदान करते हैं। क्रिकेट में भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा एकदिवसीय क्रिकेट मैच वर्षा के कारण बेनतीजा रहा। न्यूजीलैंड ने 1-0 से श्रृंखला जीती। फुटबॉल विश्व कप में फ्रांस तथा ट्यूनीशिया के बीच और ऑस्ट्रेलिया तथा डेनमार्क के बीच मुकाबला जारी। समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। भारत कल G20 की अध्यक्षता औपचारिक रूप से ग्रहण करेगा। G20 की अध्यक्षता भारत के लिए बहुत बड़ा अवसर है, जिससे देश को विश्व मंच पर प्रतिष्ठा मिलेगी। इस संबंध में करीब 32 विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े विषयों पर देश के अलग अलग भागों में लगभग 200 बैठकें आयोजित की जाएंगी। एक G20 शेरपा बैठक राजस्थान के उदयपुर में अगले महीने की 5 से 7 तारीख तक होगी। G20 के लिए भारत के शेरपा अमिताभ कांत ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में कहा कि इस बैठक से उदयपुर को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में प्रस्तुत करने में सहायता मिलेगी। भारत के विधिवत अध्यक्षता ग्रहण करने के अवसर पर देश भर में 100 ऐतिहासिक इमारतों पर G20 के प्रतीक चिन्ह के साथ रोशनी की जाएगी और कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने साप्ताहिक कार्यक्रम चर्चा का विषय के अंतर्गत G20 में भारत की अध्यक्षता, अपेक्षाएं और प्रमुख आयामों पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। इसे रात 9:30 बजे से आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकेगा। गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए कल मतदान होगा। इसके लिए सभी तैयारियां कर ली गई हैं। इस चरण में राज्य के 19 जिलों की 89 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। मतदान सवेरे 8 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगा। 788 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इनमें 70 महिलाएं हैं। इस चरण में कुल 2,39,76,670 मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग कर सकते हैं। निर्वाचन आयोग ने निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रबंध किए हैं। मतदान के लिए 25,430 केंद्र बनाए गए हैं। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए पहली बार 50% मतदान बूथों की लाइव वेबकास्टिंग की जाएगी। कल राजकोट सीट पर भी मतदान होना है। यहां से हमारे संवाददाता सुशील चंद्र तिवारी ने ये रिपोर्ट भेजी है। पहली बार मुख्यमंत्री बने नरेंद्र मोदी ने राज्य की विधानसभा में प्रवेश के लिए राजकोट पश्चिमी विधानसभा सीट को चुना था और उसके 15 साल बाद एक बार फिर इस सीट ने प्रदेश को एक और मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के तौर पर 2017 में चुना। इस बार विजय रूपाणी की जगह पर पार्टी ने राजकोट की डिप्टी मेयर दर्शिता शाह को मैदान में उतारा है। पिछली बार जिले की 8 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी ने 6 सीटें जीती थीं, जबकि कांग्रेस को 2 सीटें मिली थीं। इस बार सभी सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला है। सूरत से हमारे संवाददाता ने बताया है कि यहां की 16 सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला है। गुजरात के हीरे और टेक्सटाइल के केंद्र माने जाने वाले सूरत की प्रदेश की राजनीति में भी महत्वपूर्ण भूमिका है। 16 सीटों के साथ सभी राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेताओं ने मतदाताओं को इस जिले में लुभाने की कोशिश की। पिछले विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ भाजपा ने 15 सीटों पर कब्जा किया था। इस बार सभी सीटों पर भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच सीधा या त्रिकोणीय मुकाबला होने की संभावना है। 34 निर्दलीय उम्मीदवारों के साथ लिंबायत विधानसभा सीट पहले ही सुर्खियां बटोर चुकी है। कल भाजपा के बीनू मोरादिया, मुकेश पटेल और कुमार कनानी, कांग्रेस नेता प्रफुल्ल तोगड़िया और नीलेश कुंभानी के साथ आम आदमी पार्टी के गोपाल इटालिया और राम धरुक के राजनीतिक भाग्य का फैसला होगा। सूरत से आकाशवाणी समाचार के लिए मैं मानस प्रतिम शर्मा। इस बीच दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार तेज हो गया है।
कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने आज नई दिल्ली में निर्वाचन आयोग से मुलाकात की। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि कुछ चैनल गुजरात चुनाव के पहले चरण के मतदान से लगभग 48 घंटे पहले ओपिनियन पोल दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय खेल और साहसिक खेल पुरस्कार प्रदान किए। उन्होंने कुश्ती कोच राज सिंह और मुक्केबाजी कोच मोहम्मद अली कमर को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया। पैराशूटिंग कोच सुमा सिद्धार्थ शिरूर और कुश्ती कोच सुजीत मान को भी द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया गया। बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन और एचएस प्रणॉय, शतरंज खिलाड़ी आर प्रज्ञानानंद और मुक्केबाज निकत जरीन को अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/हिंदी और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संगई उत्सव के अवसर पर मणिपुर के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि मणिपुर अपनी जीवंत संस्कृति के लिए जाना जाता है। उन्होंने इस महोत्सव को भव्य ढंग से मनाने के लिए राज्य सरकार की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उत्सव और मेले संस्कृति को मजबूत करने के साथ ही अर्थव्यवस्था को भी गतिशक्ति प्रदान करते हैं। उन्होंने कहा कि संगई महोत्सव देश की विविधता का उत्सव मनाने का अवसर है। आज अमृतकाल में हमारा देश एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के साथ बढ़ रहा है। ऐसे में फेस्टिवल ऑफ वननेस थीम पर संगाई फेस्टिवल का सफल आयोजन भविष्य के लिए हमें और ऊर्जा देगा, नई प्रेरणा देगा। संगाई मणिपुर का स्टेट एनिमल तो है ही, साथ ही भारत की आस्था और मान्यताओं में भी इसका विशेष स्थान रहा है। इसलिए संगाई फेस्टिवल भारत की जैविक विविधता को सेलिब्रेट करने का एक उत्तम फेस्टिवल भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों को परीक्षा पे चर्चा 2023 से संबंधित रोचक गतिविधियों में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। श्री मोदी ने विद्यार्थियों के लिए तनाव मुक्त वातावरण बनाने की दिशा में सामूहिक रूप से कार्य करने की आवश्यकता पर भी बल दिया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने मल्टी सिस्टम ऑपरेटरों द्वारा दी जाने वाली प्लेटफॉर्म सेवाओं के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा निर्देशों में प्लेटफॉर्म सेवाओं को परिभाषित किया गया है और इन सेवाओं के संचालन में मल्टी सिस्टम ऑपरेटरों के लिए मानदंड निर्धारित किए गए हैं। दिशा निर्देशों में कहा गया है कि मल्टी सिस्टम ऑपरेटरों द्वारा प्लेटफॉर्म सर्विसेज चैनलों के लिए सरल ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया होगी। इसके लिए 1,000 रुपये प्रति पीएस चैनल का मामूली शुल्क देना होगा। उत्तर प्रदेश में लखनऊ बहराइच राजमार्ग पर तेज गति से आ रहे ट्रक की बस से टक्कर में 6 लोगों की मृत्यु हो गई और 15 घायल हो गए। राज्य परिवहन निगम की बस लखनऊ से बहराइच जा रही थी और जारवाल रोड पर सामने से आ रहे ट्रक से टकरा गई। घायलों का इलाज बहराइच जिला अस्पताल में चल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुर्घटना में लोगों की मृत्यु पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने अधिकारियों को घायलों का उचित इलाज कराने का निर्देश दिया है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि दुनिया भर में बदलते राजनीतिक परिदृश्य के साथ खाद्य सुरक्षा की चिंताओं से निपटने के लिए भारत की जिम्मेदारी बढ़ गई है। आज नई दिल्ली में दूसरे फिक्की सतत कृषि सम्मेलन और पुरस्कार से संबंधित कार्यक्रम में उन्होंने ये बात कही। पंजाब पुलिस ने आज संगरूर में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे किसानों और कृषि मजदूरों पर लाठीचार्ज किया। जब पुलिस ने लाठी बरसाई तब किसान शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। सूत्रों ने बताया है कि पुलिस ने कुछ किसानों को हिरासत में लिया है। प्रदर्शनकारी मनरेगा के तहत न्यूनतम मजदूरी बढ़ाकर 700 रुपये प्रतिदिन करने की मांग कर रहे थे। इसके अलावा ग्रामीण सहकारी संस्थाओं में अनुसूचित जातियों के लिए 33% आरक्षण और जमीन अधिग्रहण पर राहत बढ़ाने की मांग भी की जा रही थी। भारतीय रिजर्व बैंक ने कल से प्रायोगिक आधार पर खुदरा डिजिटल रुपया शुरू करने की घोषणा की है। इसकी शुरूआत मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर शहरों में की जाएगी। बाद में इसका विस्तार किया जाएगा।
रिजर्व बैंक के अनुसार इसके लिए 8 बैंकों की पहचान की गई है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते ECTA के संबंध में लिखित अधिसूचनाओं का आदान प्रदान किया। ये समझौता 29 दिसंबर से लागू होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इसे दोनों देशों के कारोबारियों तथा लोगों के लिए एक नए युग की शुरुआत बताया। भारत और दक्षिण कोरिया ने आज दिल्ली में नागपुर मुंबई सुपर परिवहन एक्सप्रेसवे परियोजना की कुशल प्रणाली की स्थापना के लिए आर्थिक विकास सहयोग कोष ऋण उपलब्ध कराने के समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के अंतर्गत दक्षिण कोरिया 245 अरब से अधिक कोरियाई वॉन उपलब्ध कराएगा। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने अपने ग्राहकों को साइबर धोखाधड़ी से बचाने के लिए सचेत किया है। ये चेतावनी ऐसे समय में दी गई है जब धोखाधड़ी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। कई जालसाज ग्रामीणों, आदिवासियों और कम पढ़े लिखे लोगों को सरकारी योजनाओं के लाभ का झांसा देकर फर्जी खाते खोलते हैं। फुटबॉल विश्व कप में इस समय ग्रुप डी में फ्रांस का मुकाबला ट्यूनीशिया से हो रहा है। ताजा समाचार मिलने तक मुकाबला गोल रहित बराबरी पर था। इसी ग्रुप में ऑस्ट्रेलिया और डेनमार्क भी इस समय आमने सामने हैं। इस मैच में भी कोई गोल नहीं हो सका है। और जानकारी के साथ हैं खेल डेस्क से आनंद श्रीवास्तव। फीफा विश्व कप में देर रात 12:30 बजे ग्रुप सी में पोलैंड का मुकाबला अर्जेंटीना से और सऊदी अरब का मेक्सिको से होगा। पोलैंड एक ड्रॉ और एक जीत के साथ 4 अंक लेकर टॉप पर है। दूसरे नंबर पर अर्जेंटीना की टीम है। सऊदी अरब एक जीत और एक हार के साथ तीसरे स्थान पर है। मेक्सिको एक ड्रॉ और एक मैच हारा है। ग्रुप का अंतिम मैच पोलैंड और अर्जेंटीना के बीच होगा। अगर पोलैंड की टीम ड्रॉ भी कर लेती है तो वो क्वालिफाई कर जाएगी। वहीं अगर अर्जेंटीना पोलैंड से हार गया तो वो चाहेगा कि सऊदी अरब और मेक्सिको के बीच ड्रॉ हो। सऊदी अरब और मेक्सिको में से किसी भी टीम की जीत अर्जेंटीना का पत्ता काट देगी। अर्जेंटीना के जीतने पर सऊदी अरब को जीतना जरूरी हो जाएगा। इसके साथ ही अगर मेक्सिको जीत जाता है तो उसके अंक पोलैंड के बराबर हो जाएंगे और फिर बेहतर गोल अंतर वाली टीम आगे जाएगी। ये देखना दिलचस्प होगा कि लियोनेल मेसी और रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की आज कैसा प्रदर्शन करते हैं। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का तीसरा मैच बारिश के कारण बेनतीजा रहा। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 219 रन बनाए। जवाब में न्यूजीलैंड ने बारिश के कारण खेल रोके जाने तक 18 ओवर में 1 विकेट पर 104 रन बना लिए थे। 3 मैचों की श्रृंखला न्यूजीलैंड ने 1-0 से अपने नाम की है। भारत ने 5 टेस्ट मैचों की हॉकी श्रृंखला के तीसरे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को 4-3 से हरा दिया है। भारत ने 6 साल बाद ऑस्ट्रेलिया को किसी हॉकी मैच में निर्धारित 60 मिनट में हराया है। 5 मैचों की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया 2-1 से आगे है। चौथा मैच 3 दिसंबर को खेला जाएगा। भारत में पिछले कुछ वर्षों में मातृत्व मृत्यु दर में भारी गिरावट आई है। भारत के महापंजीयक कार्यालय के अनुसार वर्ष 2014-16 में ये दर प्रति लाख 130 थी, जो वर्ष 2018-20 में घटकर 97 रह गई है। मातृत्व मृत्यु दर में कमी पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि सरकार की अनेक स्वास्थ्य योजनाओं के कुशल कार्यान्वयन के कारण ये उपलब्धि हासिल हुई है। नागालैंड में 23वें हार्नबिल उत्सव की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। ये उत्सव नागा विरासत ग्राम किसामा में कल से 10 दिसंबर तक चलेगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत कल विधिवत रूप से G20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। इस अवसर पर देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन। 100 स्मारकों पर G20 के प्रतीक चिन्ह के साथ रोशनी की जाएगी। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान कल 19 सीटों की 89 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय खेल और साहसिक खेल पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, उत्सव और मेले संस्कृति को मजबूत करने के साथ अर्थव्यवस्था को भी गतिशक्ति प्रदान करते हैं। क्रिकेट में भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा एकदिवसीय क्रिकेट मैच वर्षा के कारण बेनतीजा रहा। न्यूजीलैंड ने 1-0 से श्रृंखला जीती। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।